हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स, also called counting numbers, which contains the set of positive integers from 1 to infinity। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक आगे चलती रहती है। तो यही सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स के सिंबल के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एन का। एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 ऐसे करके सारी जितनी भी काउंटिंग्स होती है 1 से लेके आगे तक वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन होल नंबर्स ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके आगे तक जितनी भी काउंटिंग्स चलती है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर उसमें हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। तो होल नंबर्स के लिए सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं कैपिटल डब्ल्यू का। 0 1 2 3 4 ऐसे करके सारे आगे जितने भी नंबर्स होते हैं ज़ीरो से वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। देन इंटीजर्स आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विद अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं मतलब ज़ीरो से लेके आगे जितनी भी काउंटिंग्स होती हैं, अगर उसमें हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके काउंटिंग आगे तक, उसमें अगर हम माइनस के साइन लगा दें सारे नंबर से -1 -2 -3 तो हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो इन सब से मिलकर हमारे बनते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं कैपिटल Z का। तो 0 ये हमारा होल नंबर है, ये भी हमारा इंटीजर है। 1 2 3 4 ये सारे आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो भी हमारे इंटीजर्स हैं, और माइनस वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो भी हमारे इंटीजर्स हैं। तो अभी हमने रैशनल नंबर्स जो जितने तरह के होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q या फिर हम कह सकते हैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि Q मतलब कि जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर होगा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी कोई भी नंबर हो सकता है प्लस वाला माइनस वाला, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। P एंड Q विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। और P और Q जो होंगे हमेशा इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब कि पॉजिटिव वाले प्लस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं एंड ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन Q ज़ीरो नहीं होगा, बाकी P ज़ीरो हो सकता है। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, इसका सिंबल होता है। अब 7/1 एक से एग्जाम्पल, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। 10/2 ये भी रैशनल नंबर है। 0/1 ये भी रैशनल नंबर है, और -2/2 ये भी रैशनल नंबर है। अब ये 7 है। 7 हमारा क्या है, हम बोलेंगे इसको नेचुरल नंबर या होल नंबर दोनों बोल सकते हैं। अब इस 7 को हम 7/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तब भी हमारा ये 7 ही रहेगा। तो हम इस नंबर को अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। -5 की बात करें तो ये क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर होगा। अब इसको हम -5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ऐसी ज़ीरो को हम 0/1 की फॉर्म में मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो जितने भी नंबर हमने पढ़े, होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर, ये सारे ही हमारे रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर के लिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं कैपिटल P का। अब √3, इसको हम √3/1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। ऐसी पाई, इसको भी हम Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर्स है। तो अभी हमने रैशनल और इर्रेशनल दोनों की डेफिनेशन देखी है। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर्स, एनी नंबर
सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो वो भी हमारे रियल नंबर होता है, मतलब प्लस वाले सारे नंबर्स, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव वाले नंबर हो, माइनस वाले, वो भी हमारे रियल नंबर्स हैं। फ्रैक्शन वाले मतलब 1/, की फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन वाले नंबर्स कहलाते हैं, तो वो भी हमारे रियल नंबर हैं। डेसिमल नंबर्स मतलब जिनके हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 डेसिमल 2, तो ये भी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो सारे जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं और इनको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड कौन है? एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन मतलब पता ही है जो हम डिवाइड करते हैं, और लेमा मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। ये लेमा जो होती है पहले से ही प्रूव्ड एक स्टेटमेंट होती है, और इस स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम जब डिवाइड करते हैं तो अंदर वाला जिसको हमें डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं? हम डिविडेंड बोलते हैं। जिससे डिवाइड करना है या जिसका टेबल पढ़ना है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। जितने पे वो नंबर आता है वो हमारा इधर वाला वो हमारा क्वोशेंट होता है। क्वोशेंट हम ऊपर भी लिख सकते हैं और इधर साइड में भी लिख सकते हैं, दोनों क्वोशेंट ही होते हैं। और ये जो माइनस करके लास्ट में जो बचता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। अब हम ये पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि जो डिविडेंड मतलब जो अंदर वाला नंबर होता है वो बराबर होता है किसके? जब हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशेंट से और उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमारा वो डिविडेंड के बराबर आता है। ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो हमारा क्वोशेंट होता है वो हमेशा छोटा होता है डिविडेंड से। डिविडेंड मतलब कि ये अंदर वाला, तो क्वोशेंट जो आएगा वो हमेशा डिविडेंड से छोटा आएगा या उसके बराबर आ सकता है, लेकिन डिविडेंड से ज़्यादा नहीं आ सकता। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमने 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 के टेबल में 5 या 5 से छोटा आता है तो 2 2 ज़ा 4 होता है, उससे बड़ा आ जाता है फिर, तो इसलिए हमने 2 2 ज़ा 4 लिया। अब माइनस करके 1 बचा, तो हमारा क्वोशेंट क्या आया? 2 आया, और डिविडेंड क्या था? हमारा 5 था। तो जो हमारा क्वोशेंट आया है वो डिविडेंड से छोटा आया है। अब इस वाले में देखते हैं, हमें 5 को डिवाइड करना है 1 से। 1 के टेबल में 5 आता है 5 ज़ा पे, तो 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, माइनस करके 0 आ गया। अब हमारा जो क्वोशेंट आया है वो बराबर आया है डिविडेंड के, तो क्वोशेंट जो होता है वो डिविडेंड के बराबर आ सकता है या फिर डिविडेंड से छोटा आ सकता है, लेकिन डिविडेंड से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइज़र मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है, जिसका टेबल पढ़ना है, उससे हमेशा छोटा होगा। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, हमें 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ा होगा हमारा 4, माइनस करके 1 बचा, रिमाइंडर क्या है? 1 आया है। हमारा डिवाइज़र क्या था? 2 था, लेकिन जो रिमाइंडर क्या है? 1 आया है, मतलब कि डिवाइज़र से छोटा आया है, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता। अब 5 को हमें डिवाइड करना है 1 से, 1 5 सा 5 माइनस करके आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या है? 0 आया है, 1 नहीं आया है। 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा डिवाइज़र के कभी भी बराबर नहीं आ सकता रिमाइंडर, इसीलिए। तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 हो सकता है या फिर डिवाइज़र से छोटा होगा, डिवाइज़र से बराबर या बड़ा कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है a/b। a/b का मतलब है जो ये हमारा नीचे वाला है b, वो है हमारा डिनोमिनेटर, और a जो है वो है हमारा न्यूमरेटर। हमें जो होता है न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा बन जाता है डिवाइज़र, मतलब b बन गया हमारा, बाहर आ गया, और जो a अंदर वाला होता है न्यूमरेटर वो हमारा अंदर आएगा, ऊपर वाला जो होता है हमारा अंदर आ जाएगा, वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। तो हमें a को डिवाइड करना है b से। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ q बचेगा, मतलब क्वोशेंट आएगा, और माइनस करने पर कुछ ना कुछ r रिमाइंडर बचेगा। पीछे जो मैंने बताया था कि हमारा जो डिविडेंड होता है वो बराबर किसके होता है? जब हम डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशेंट को और उसमें ऐड करते हैं रिमाइंडर को, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखी है।
ए मतलब कि हमारा डिविडेंड बराबर होगा जब हम उसमें डिवाइज़र मतलब कि बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्यू से, क्वोशेंट से, प्लस उसमें प्लस करेंगे किसको, रिमाइंडर मतलब आर को। और ये चीज़ जो अभी मैंने यहाँ पर बताई थी यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा बी मतलब कि डिवाइज़र से छोटा होगा और ज़ीरो के बराबर हो सकता है। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसी का यूज़ करते हुए हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। अब यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट बोली थी वो क्या थी, ये वाली पूरी वो स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर हमें कहीं पर दिया है बी और बीच में स्ट्रेट लाइन है और ए है तो इसका मतलब क्या है, ए इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बी, मतलब कि जो ए है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, बी से, ठीक है। और मतलब कि पूरा डिवाइड हो रहा है मतलब कि रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, ज़ीरो बच रहा होगा, ठीक है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो रिमाइंडर में ज़ीरो के अलावा कुछ ना कुछ नंबर बच रहा होता है, तो लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है मतलब कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो होगा। और दूसरी चीज़ अगर हमें ये दिया हुआ है बी और स्ट्रेट लाइन है उसमें एक टेढ़ी सी लाइन है, स्लैंटिंग लाइन है और ए दिया है, इसका मतलब है कि ए जो है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है बी से, मतलब कि रिमाइंडर में कोई ना कोई नंबर बच रहा होगा। एग्जाम्पल 1 है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का। पहले से जब हम HCF निकालते हैं उस तरीके से निकालना, यूक्लिड वाला जो मेथड है उसको यूज़ करते हुए निकालना है। यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या था, पीछे मैंने बताया था A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही हमारा यूक्लिड का एल्गोरिथम है। अब 4052 और 12576 में से जो नंबर बड़ा है वो अंदर आ जाएगा और जो नंबर छोटा है वो बाहर आ जाएगा, तो हमने वो लिख लिया है। अब डिवाइड करेंगे, 4052 के टेबल में 3 सा पे आता है हमारा ये 12156, इससे बड़ा अगर और करेंगे 4 सा तो बड़ा नंबर हो जाएगा इससे, तो इसलिए माइनस करके आया रिमाइंडर 420। अब हम इसमें क्या करते थे, नॉर्मल डिवाइड होता तो हम क्या करना था, हमें डिवाइड के बाद हम डेसिमल लगा के इसको आगे सॉल्व करते, लेकिन हमें डेसिमल का यूज़ नहीं करना है इसमें। हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे इस वाली फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए है हमारा अंदर वाला मतलब 12576 है, ये लिख लिया। वो किसके बराबर होगा, जब हम डिवाइज़र मतलब 4052 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू मतलब क्वोशेंट से मतलब 3 से, और उसमें प्लस करेंगे रिमाइंडर मतलब 420, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर यही है 420। ये इस तरह से हम लिख लेंगे पहला स्टेप। अब हमें आगे क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर डिवाइज़र था वो नीचे वाले में हमारा डिविडेंड बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर अंदर लेकर आ जाएंगे। अब नॉर्मल जो डिवाइड होता है वैसे ही करेंगे। 420 के टेबल में 9 सा पे आता है 3780, माइनस करके बचा हमारा 272। इसको भी सेम हम ऊपर वाले फर्स्ट स्टेप की तरह यहाँ पे लिख लेंगे। 4052 हमारा डिविडेंड था मतलब ए था, वो बराबर है बी मतलब कि डिवाइज़र के जो 420 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशेंट 9 को और रिमाइंडर 272 को प्लस करेंगे। अब फिर सेम ये वाला जो अब हमारा यहाँ पे डिवाइज़र था यहाँ पे हमारा बन जाएगा डिविडेंड, डिवाइड करेंगे 272 वन ज़ा 272 होता है, माइनस करके 148 बचा। इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 420 इज़ इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 148। फिर आगे सेम ये वाला अब हमारा बन जाएगा डिविडेंड 272, वन ज़ा पे आता है माइनस 148 करेंगे बचेगा 124। इसको भी सेम ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये 148 हमारा बन जाएगा डिविडेंड, वन ज़ा पे होता है 124, माइनस करके आ जाएगा 24, इसको भी यहाँ पर ऐसे लिख लिया। फिर सेम 124 अब हमारा बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइड करेंगे 5 सा पे 120 आता है, माइनस करके बचा 4, ये भी यहाँ पर लिख लिया। अब 24 हमारा यहाँ पे बन जाएगा डिविडेंड, 6 पे आ जाएगा हमारा 24। अब यहाँ पर
अब माइनस करके आ जाएगा 0, तो ये हमें तब तक ऐसा करते जाना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो अब आगे हमारे डिवाइड तो कुछ होगा नहीं, तो हमारा जो लास्ट में जो हमारा डिविडेंड होता है, सॉरी डिवाइज़र होता है, लास्ट वाले डिवाइड जो हमने किया, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है 4 है, तो यही 4 हमारा हो जाएगा HCF। तो इसका HCF ऑफ 402 एंड 12576 का HCF हो जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से हमने HCF निकाला है। तो इसी मेथड का यूज़ करते, यही यूक्लिड का मेथड है HCF निकालने का। तो जब भी HCF निकालना होगा तो इसी मेथड से निकालना है, जब लिखा होगा यूक्लिड के मेथड से। तो अब एग्जाम्पल 2 है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन मतलब कि जो 2 का मल्टीपल होते हैं, जिसकी 2, 4, 6, 8 ये सारे हमारे इवन है। ऐसी 0 जिसमें 0 आता है वो भी हमारा इवन है। ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव हो और इवन इंटीजर हो तो वो हमारी किस फॉर्म में होता है, 2q की फॉर्म में होता है, ये हमें शो करना है। और कोई भी एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 13 ऑड इंटीजर, तो वो हमारे 2q + 1 की फॉर्म में होता है, ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर है। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, सब क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि वेयर q इज़ सम इंटीजर, तो इसका मतलब ये समझना कि q यहाँ पर कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। एग्जाम्पल 2, लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर। a हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब b को हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। 2 क्यों रख रहे हैं, जब अगर एग्जाम्पल के क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पे क्या दिया था, 2q की फॉर्म में या फिर 2q + 1 की फॉर्म में। तो q में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं ना, और डिवाइज़र मतलब b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो b हमारा यहाँ पे इसलिए 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था कि b हमें क्या लेना है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लामा, ये हमेशा लिखना है, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी लिखना है, a = 2q + 1 में हर क्वेश्चन में ही लिखना है। अब r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, जब b हमारा 2 है तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी 0 और 1। 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 2 से मतलब b से छोटा होता है। अब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी वाली स्टेटमेंट में हम r की वैल्यू रखेंगे, तो a = 2q + 1, सॉरी 0 यही होगा। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 0 लिया, और 0 क्या है हमारा, इवन है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम, और अगर हम 2 को, हम q क्या था, कोई भी इंटीजर था, तो 2 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को चाहे हम मल्टीप्लाई करें 1 से, या फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, या फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से, किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा वो इवन ही आएगा। चाहे आप टेबल पढ़ सकते हैं, 2 का 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो सारे इवन नंबर ही आएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर से तो हमेशा इवन इंटीजर आता है, इवन नंबर आता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। देयरफॉर a = 2q हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इवन पॉजिटिव इंटीजर को। अब केस 2 में हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, a = 2q + 1। मतलब कि अभी हमने प्रूफ करा कि 2q हमेशा क्या शो करता है, इवन वाले को। तो हम मतलब कि इवन वाले में अब हम 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हमारा आएगा, ऑड ही तो बनेगा ना। जैसे कि अगर हमने 2 को 2 आया है, हमने 2 को q को हमने 1 लिया है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 होगा, उसमें +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऑड। ऐसे ही अगर हमने q को हमने 2 लिया है तो हम करेंगे 2 × 2 = 4, और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ऑड। तो यहाँ पे वही लिखा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर में हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, पॉजिटिव ऑड भी आएगा, ऑड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो देयरफॉर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जब a = 2q + 1 होगा तो हमेशा ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। तो यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 3 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3, हमें शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा 4q+1 या 4q+3 की फॉर्म में, वेयर q क्या है हमारा कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि b की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 4 रखनी है क्योंकि q के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो हमें यही वैल्यूज़ रखनी है 4। एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर a क्या है हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और b की वैल्यू हमने ले ली 4। यूक्लिड डिवीजन जो लामा है वो लिख लेंगे हम, ये सेम r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी 4 से छोटी वाली हो जाएंगी, तो 0 1 2 3 ये हो गई हमारी r की वैल्यूज़। अब एक एक करके वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो ये जाएगा a इज़ इक्वल टू 4q+0। अब 4q क्या है कोई इंटीजर है, तो जब हम 4 में कोई भी इंटीजर को हम 1 2 3 इंटीजर ये सब तो होते हैं, तो अगर हम 4 में कभी भी किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को अगर 0 से करेंगे तो तब भी 0 आएगा, 4 को अगर 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 4 को अगर 3 से करेंगे 12 आएगा। तो ये सब नंबर क्या है हमारे इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4q को हमेशा क्या प्रेजेंट करता है इवन पॉजिटिव इंटीजर को, तो इसीलिए ये वाला तो हमारा गलत हो, इट इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा ट्रू नहीं है क्योंकि हमें ये शो करना है कि हमेशा वो जो है ऑड की फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए अब हमें ऑड वाला लिखना है। तो केस 2 लेंगे हम, r की वैल्यू 1 रखी तो क्या हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 4q+1। अब जब हम 4 में किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को प्लस करेंगे तो हमेशा हमारा ऑड आएगा। कैसे, 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 से 4 होगा, उसमें प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और 5 क्या है ऑड है। ऐसे ही अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 4 2 सा 8 होगा, 8 में हम प्लस 1 करेंगे तो 9 होगा, तो 9 भी हमारा ऑड है। तो इस तरीके से तो हमने ये वाला तो पहले प्रूफ कर दिया कि ये 4q+1 जो होता है हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है, तो ये केस 2 हमारा हो जाएगा ट्रू। अब r की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4q+2 हो जाएगा। अब 4q+2 जो होता है हमेशा इवन को शो करता है। कैसे, अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1 से 4, उसमें प्लस करेंगे 2 तो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 क्या हमारा इवन है। ऐसे ही 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आएगा, 8 में प्लस करेंगे 2 हो जाएगा 10, तो ये भी हमारा इवन है। तो इसीलिए केस 3 जो होता है कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को, तो इसलिए ये वाला नॉट ट्रू है हमें, क्योंकि ऑड वाला चाहिए। अब हम r की लास्ट वैल्यू रखेंगे 3, तो ये जाएगा a इज़ इक्वल टू 4q+3। अब 4q+3 हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है। कैसे, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और उसमें प्लस करेंगे 3 तो 4 1 से 4 प्लस 3 7 होगा, और 7 क्या है ऑड है। ऐसे ही अगर हम 4 की वैल्यू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 4 2 से 8 प्लस 3 करेंगे तो जाएगा 11, और 11 भी हमारा ऑड है। तो इसीलिए हमने जो दूसरा है वो भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो फ्रॉम केसेस सेकेंड और फोर्थ केस से हमें पता चलता है, वी ऑब्जर्व दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4q+1 और 4q+3। केस सेकेंड और केस फोर्थ से हमें ऑब्जर्व किया कि जो 4q+1 होता है और 4q+3 होता है वो हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल 4, A sweet seller has 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ीज़। एक स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाले, जिनके पास काजू बर्फ़ी है 420 और 130 है बादाम की बर्फ़ी। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच सैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वो इस तरीके से उनको ट्रे में रखना चाहती है कि वो जो है सेम एक लाइन में आए और वो कम से कम जगह घेरे उस ट्रे की। What is the number of that can be placed in each sack for this purpose? तो उसको किस तरीके से रखना चाहिए कि वो कम से कम जगह घेरे, उसके लिए हमें सॉल्व करना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बर्फ़ी वो स्टैक में रख सकती है, तो उसके लिए हमें HCF निकालना होगा 420 और 130 का। इनमें से बड़ा और छोटा जो देख लेंगे, बड़ा वाला आ जाएगा अंदर नंबर और छोटा वाला नंबर आ जाएगा बाहर। तो 130 को डिवाइड करेंगे हम उसी यूक्लिड वाले मेथड से। तो यहाँ पे पहले ये लिख लेंगे स्टेटमेंट,
अब 133 सा होता है 390 माइनस करके बचा 30, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 420 हमारा डिविडेंड हो गया। 130 डिवाइज़र, उसे मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशेंट 3 को और ऐड करेंगे रिमाइंडर 30 को। अब ये जो 130 था अब यहाँ पे हमारा अंदर आ जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब 30 को 4 सा होता है हमारा 120 माइनस करके बचा 10, इसको भी हम इधर लिख लेंगे 130 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। अब 30 हमारा बन जाएगा, फिर डिविडेंड अंदर आ जाएगा। 10 के टेबल में 30 आता है 3 पे, तो 10 3 ज़ा 30 माइनस करके 0 आ गया, इसको भी हम सेम यहाँ पर लिख लेंगे। अब मैंने बताया था 0 तक ही हमें सॉल्व करना है, इसके बाद आगे सॉल्व होगा ही नहीं। तो जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा डिवाइज़र होता है, मतलब यहाँ पर क्या है 10, तो वही हमारा HCF होता है। तो इस HCF ऑफ 420 एंड 130 का HCF क्या निकला 10। तो वो जो है इस तरीके से सैक में रखेगी 10 बर्फीज, जिससे कि वो कम से कम जगह घेरे। इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स थे और इंट्रोडक्शन था वो मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसके एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम्पल्स भी आते हैं और एग्ज़ाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे एग्ज़ाम्पल्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की ट्राई करना है अगर आपसे हो पाए तो। अगर आपने एग्ज़ाम्पल्स अच्छे से समझे होंगे तो एक्सरसाइज के कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आप कर ही पाएंगे, तो इसलिए उनको भी ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी आपको मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी एक्सरसाइज के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।